नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। इस वक्त मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकतंत्र 2012 में आज हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी में शामिल हुए गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरहरि अमीन और क्या है डांडी के लोगों की समस्याएं। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरहरि अमीन बीजेपी में शामिल, मनचाही सीट से टिकट न मिलने से थे नाराज। नरहरि अमीन पर कांग्रेस ने लगाया विश्वासघात का आरोप, कहा पूरी तरह एकजुट है पार्टी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गुजरात में सभाएं, कहा केवल कांग्रेस सरकार ही करती है विकास। और विकास के लिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगा वोट, बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील। चलिए बढ़ते हैं चुनावी खबरों की ओर। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता नरहरि अमीन समर्थकों के साथ आज बीजेपी में शामिल हो गए। अमीन मनपसंद सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। कांग्रेस ने अमीन पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। नरहरि अमीन गुरुवार को सुबह 6 समर्थकों के साथ अहमदाबाद में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। जो शक्तिशाली है, लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लोगों को बीच में रहते हैं, फिर भी किसी के साथ उनकी बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है। एक कारण से जो उन्होंने टिकट दिया, उसके लिए मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस के वर्कर और कार्यकर्ता लड़ रहे हैं और सभी लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। नरहरि अमीन के बीजेपी में शामिल होने पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पार्टी को काफी फायदा होगा। भाई नरहरि भाई और उनके साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं दोस्तों, हृदय से स्वागत करता हूं। ये उनकी मुस्कान गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों की भी मुस्कान बनेगी, ये मेरा विश्वास है। कांग्रेस ने अमीन के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गुजरात के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने अमीन पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। लगातार 4 बार गुजरात प्रदेश की जनता ने चुनाव में नकारा। जो उन्होंने कदम उठाया है, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है और ये एक तरीके का विश्वासघात है। दरअसल पूर्व उप मुख्यमंत्री नरहरि अमीन गांधीनगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी जगह दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया। इससे नाराज अमीन ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आर.के. मिश्रा अहमदाबाद से। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ पार्टी नेता की नाराजगी की अनदेखी और फिर विपक्षी पार्टी में उनका शामिल हो जाना पार्टी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, ज्यादा नहीं। उनके चले जाने की आंशिक असर होगी। 1990 के बाद वो कोई इलेक्शन जीते नहीं थे। एक बाई इलेक्शन जीते थे 2001 में, और उस बाई इलेक्शन के उनकी जीत की वजह से नाराज बीजेपी हाईकमांड ने केशुभाई को हटा दिया था और नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। आज शायद वो एक किस्म का फेवर उन्होंने लौटा दिया आज जब उन्हें शामिल कर लिया। क्योंकि उनका खुद का इलेक्शन रिजल्ट ये रहा है, तो बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगी। ये जरूर हुआ है कि शुरुआत में उनके साथ कुछ लोग जुड़े थे, उसमें से भी काफी लोग जैसे जैसे वो आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की बात उनकी ऑलमोस्ट निश्चित होने लगी, तो वो बाकी लोग भी जो कांग्रेस में नाराज होकर के शुरू में उनके साथ आए थे, वो धीरे धीरे पीछे हट गए। जी मिश्रा जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस मामले को लेकर जनता के बीच जो संदेश जाएगा, विपक्षी पार्टी को इसका कितना फायदा मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है इन द रन अप टू द इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए, उसमें नरेंद्र मोदी जी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो वहां तक तो ये बहुत कारगर साबित होगा, ये बताने के लिए कि वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस छोड़ करके आ रहे हैं। लेकिन जमीनी सतह पर इसका बहुत ज्यादा असर हो,
ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनका खुद का इलेक्शन जो चुनावी वो रहा है वो रिकॉर्ड काफी कमजोर रहा है। जी, तमाम गुजरात के हालात को अगर हम देखते हैं, गुजरात में अगर कांग्रेस की हम बात करें तो स्थिति अभी बहुत ज्यादा उतनी पुख्ता नहीं है जिसकी तलाश पार्टी कर रही है। ऐसे में उम्मीदवारों की नाराजगी क्या संदेश देती है पार्टी के भीतर भी? उसका असर तो हो रहा है, उसका असर होगा, लेकिन उसी तरह के चेंजेस जो है कुछ कुछ भाजपा में भी हुए हैं, वहां से भी कुछ लोग गए हैं। तो एक तरीके से थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि ज्यादा कम वाला मामला है, और ये चीजें जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा ये काफी चीजें इसमें से सेटल हो जाएंगी। जी, चलिए मिश्रा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पार्टियों में एक इस तरीके का मैसेज है कि अगर कोई वरिष्ठ नेता नाराजगी की वजह से दूसरी पार्टी में जाता है तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टी को एक मुद्दा जरूर मिल जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर, गुजरात में प्रचार अभियान के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जूनागढ़ की एक रैली में बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने कांग्रेस पर एकजुटता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का फायदा होगा। उन्होंने लोगों से बीजेपी नेताओं को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने का भरोसा जताया। पूरी कांग्रेस अब विभाजित हो चुकी है, इसीलिए कांग्रेस के ग्रास रूट के कार्यकर्ता हताशा और निराशा में हैं, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह आया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ के केशोड़ में रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये गुजरात के लोगों को तय करना है कि कौन प्रदेश का विकास करेगा और किसके हाथों में गुजरात के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। કોણ ગુજરાતને વિકાસની ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ શકે, કોણ તમારા સંતાનોના ભવિષ્યની ચિંતા કરી શકે, એના માટે આ ચૂંટણીમાં આપણે मतदान કરવાનું છે। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने गुजरात में आज चुनाव प्रचार किया। सूरत की रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से राज्य में विकास का दौर शुरू हो जाएगा। बहुत हो चुका उनका, 17 साल कांग्रेस बाहर है, इस बार कांग्रेस की बारी है, सरकार आनी चाहिए। और पहले जो माहौल था गुजरात के विकास का, मैं समझता हूँ कि वापस पुनः शुरू होना चाहिए। चुनाव से जुड़ी खबरें आगे भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। Number of question marks over what kind of role will Aadhaar really play. I think a substantial portion, maybe more than 200 million people or around that. Food security bill, which is going to be, coming and becoming an act. Now that provides for portability of entitlement. Identity is now linked to the biometrics of the person. Watch To The Point with R.S. Sharma, only on Rajya Sabha TV. ब्रेक के बाद लोकतंत्र 2012 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब बात करते हैं गुजरात के सूरत की। गुजरात का सूरत जिला कपड़ा उद्योग के लिए दुनिया में मशहूर है। इस उद्योग से जुड़े कारोबारियों के सामने अभी कई मुश्किलें हैं। मजदूरों की कमी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल न होने से कपड़ा उद्योग पर खासा असर पड़ रहा है। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम चौपाल में हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने इस कारोबार से जुड़े लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हम दक्षिण गुजरात के मुख्यालय सूरत में हैं, जो टेक्सटाइल कारोबार के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के टेक्सटाइल कारोबारियों से हम जानेंगे कि इस समय उनको किस तरह की चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है और कैसे टेक्सटाइल उद्योग को और बेहतर बनाया जा सकता है। संजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आप जो यहाँ फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं, अभी ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ की किस जगह पर खड़ी हुई है और किस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं इस इंडस्ट्री को? यहाँ पर रोज 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। 500 करोड़ रुपए का अंदाजित सूरत का कपड़ा भारत में और भारत के बाहर कुल जाता है कम से कम। तो भारत सरकार को एक बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलती है। इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ट्रेनिंग सेंटरों की ज़रूरत है।
ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है और रेलवे की ज़रूरत है। तो ये कहा जा रहा है कि जो बिहार में मनरेगा वगैरह के लागू होने के बाद लेबर फोर्स मिलनी कुछ कम हुई है, क्या ऐसी बात सही है? मनरेगा जो है उससे निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन यहाँ दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि सूरत एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता जा रहा है। 40 से 45 लाख की पॉपुलेशन हो गई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो गई है कि आम आदमी के लिए दिक्कत है, मतलब उनकी उसकी मान लीजिए ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। तो एक जो लेबर है वो अपने मीन्स एंड एंड्स को मैच नहीं कर पाता है। ये जो लेबर प्रॉब्लम है उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि उनको रहने की सुविधा नहीं है प्रॉपर वे में, या अगर है भी तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मान लीजिए कोई लेबर अगर 3000 4000 की जॉब कर रहा है या 5000 की, तो उसका एक सब्सटेंशियल चंक उसमें सैलरी का पार्ट जो है वो रेसिडेंशियल में चला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत भी ये शहरी विकास वगैरह आता है, उनको ये देखना चाहिए कि भाई अगर सूरत का भविष्य हम देखते हैं 10 साल 20 साल में, जैसा कि प्रोजेक्शन दिया जाता है कि 2020 तक यहाँ की आबादी 1 करोड़ हो जाएगी। आबादी तो 1 करोड़ तभी होगी जब यहाँ जो 2 इंडस्ट्री है, डायमंड और टेक्सटाइल, और स्पेशली टेक्सटाइल जो कि लेबर इंटेंसिव है, वो ग्रोथ होगी तो ही होगा। इसके अलावा क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है? और हम ये जानना चाहेंगे खासतौर पर जैसे चुनाव चल रहे हैं, क्या जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं यहाँ की, उन्होंने आपकी इंडस्ट्री को कहीं एजेंडे में लिया है? एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण एक्सपोर्ट इतना जल्दी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है उसको बॉम्बे आना पड़ता है, बॉम्बे से सूरत उसमें रेलवे से आना पड़ता है, वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। वो किसी के थ्रू परचेज कर रहा है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इतना नहीं हो पा रहा है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी और डोमेस्टिक एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावे, जिससे एक्सपोर्ट यहाँ का बढ़े। बार बार बातें आती चीन है या कुछ और देश है जिनसे प्रतिस्पर्धा हो रही है, वो प्रतिस्पर्धा क्या यहाँ नज़र आ रही है आपको? अगर नज़र आ रही है तो सरकारों को, दोनों सरकारों को मिल करके क्या करने की ज़रूरत है? चाइना से कंपटीशन जो है, देखिए चाइना में साड़ी नहीं पहनी जाती, इंडिया में साड़ी पहनी जाती है, और रिसेंटली अभी था कि भी पाकिस्तान में साड़ी का ट्रेंड बहुत चल पड़ा है, और यहाँ से काफ़ी माल जो है वो वाया पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान वगैरह भी काफ़ी जा रहा है। तो गवर्नमेंट को निश्चित रूप से इस तरफ अगर देखते हैं कि भाई ये मतलब साड़ी जो है जिन जिन देशों में एक्सेप्टेबिलिटी है, या जैसे जो अपने NRIs हैं वो इतने बाहर रहते हैं, मतलब आज इतने लोग बाहर रहते हैं, इतनी रेमिटेंसेस है, मान लीजिए कितने सैकड़ों बिलियन जो है रेमिटेंस वो इंडिया में आती है। इवन अपन चाइना से रेमिटेंस के मामले में बढ़ गए, तो क्यों नहीं हम अपनी संस्कृति को वहाँ मेंटेन कर सकें? इसको और बेहतर बनाने के लिए कैटेगरिकली 1 2 3 चीज़ें अगर हम आपसे पूछें, तो वो प्रदेश की सरकार हो या भारत सरकार हो, उसको क्या करने की ज़रूरत है? हम राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि गुजरात सरकार अभी बनने जा रही है, तो उसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री करके एक डिपार्टमेंट हो, एक विभाग हो। आज के दिन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं है। अगर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होगी तो गुजरात सरकार और गुजरात सरकार के जो मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर होंगे, वो यहाँ की डिजाइनिंग डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन की ट्रेनिंग्स, ये हमारी लेबर आती है उसकी ट्रेनिंग, तो हमारा व्यापार कंपटीशन में टिक सकेगा। आज चाइना इतना बढ़ रहा है, थाईलैंड बढ़ रहा है, हम गारमेंट्स की काम कर सकेंगे। यहाँ की हमें ये लोग टफ की सब्सिडी देंगे, कैपिटल सब्सिडियाँ देंगे, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमें लैंड उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद संजय जी। आप कुछ कहना चाहिए? एक ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है टेक्सटाइल का, और यहाँ जैसे आज मान लीजिए कोई भी क्राइम होता है, इस तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस बहुत बढ़ गया है, तो एक इकोनॉमिक सेल की आवश्यकता है। जैसे बॉम्बे, दिल्ली, ये सब में इकोनॉमिक सेल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ चीटर लोग आते हैं, वो लोग काफ़ी करोड़ों रुपए का चीटिंग वगैरह कर जाते हैं, तो कैपिटल इरोजन होता है, उससे भी व्यापार को धक्का लगता है। आज मान लीजिए कोई भी व्यापार है, उसके अंदर अगर कैपिटल का इस ढंग से इरोजन होगा और सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती है, तो वो व्यापार की ग्रोथ को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, छोटे छोटे ट्रेडर हैं, और इस चीज़ को रोकने के लिए इकोनॉमिक सेल की हमारी डिमांड है। कई ऐसे मसले हैं जिनका समाधान यहाँ के व्यापारी चाहते हैं। फिलहाल यहीं तक, फिर आगे किसी और मसले पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। सूरत का हीरा उद्योग भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। चुनाव के माहौल में हीरा व्यवसायी अपनी समस्याओं को जोर शोर से उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने सूरत डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश नावड़िया से हीरा उद्योग की समस्याओं को जानने की कोशिश की। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हम यहाँ सूरत में हैं, जो अपने हीरा कारोबार के लिए पूरी दुनिया भर में विख्यात है।
हमारे साथ हैं दिनेश जी, जो सूरत डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 2008 में जो झटका लगा था वो कैसे लगा था और क्या उससे उबर पाया है कारोबारी? जो भारत के पॉलिश एंड कट डायमंड यहाँ हम जो बनाते हैं, इसमें से पहले 65% अमेरिका मार्केट कंजप्शन, हमारा कंजप्शन वहाँ था। तो देखिए के रीते हम सोच सकते हैं कि वहाँ के जो इकोनॉमिक फॉल डाउन था, इस हिसाब से हीरा के कारोबार को एक पूरा झटका लगा था। 2008 के बाद हमने दूसरा मार्केट ढूंढने की भी शुरुआत की। आज हमारे पास विश्व के अलग अलग कहीं ऐसी नई कंट्री है कि वहाँ हमने नया मार्केट भी हमने ढूंढा है। तो अमेरिका का जो 65% कंजप्शन था वो आज 45% तक आज वो सीमित हो गया है। और जो गैप है 15-20% का, वो हमने घरेलू मार्केट में भी कवर किया है। और अरब अमेरिका की जो कंट्री है वहाँ भी हमने बहुत अच्छा कारोबार कवर किया है। जो ये इंडस्ट्री है इसमें लेबर की भी कुछ कमी और ये अच्छे लेबर की कमी एक तरह से महसूस हो रही है, उसके लिए क्या स्थिति क्या है सर? स्थिति ये है कि 5 दहाके से ये पूरा डायमंड इंडस्ट्री यहाँ चल रही है। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। आज हम 5-8 लाख लोगों को रोजगारी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हम इनडायरेक्ट देखें तो 60 से 70 लाख लोग इसमें इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो अभी इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड जो हमको कंपटीशन करनी है, तो ये ट्रेनिंग बेस्ड वर्कर होना चाहिए। तो इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल भी गवर्नमेंट के माध्यम से खुलनी चाहिए और डिप्लोमा जैसे कोर्स भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सर SEZ जो बना जो है वो खासतौर पर हीरे के लिए और जवाहरात के लिए, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है क्या यहाँ? जो अभी उधना के अंदर जो SEZ है वो सिर्फ डायमंड के लिए बना हुआ था, लेकिन आज वहाँ आप जाए तो देखिए तो वहाँ सब चल रहा है। डायमंड भी, कपड़ा है, दूसरा भी कारोबार चल रहा है। और एक दूसरी बात ही, तब भी हमने सब इंडस्ट्री वालों ने वहाँ विरोध किया था कि ये जब यहाँ सचिन के अंदर जो आप पार्क बना रहे हैं, वो पार्क के वहाँ कोई रिक्वायरमेंट और ज़रूरत भी नहीं है। कारण कि ये इंडस्ट्री की एक तासीज है कि जहाँ वर्कर है वहाँ इंडस्ट्री को जाना पड़ेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये कि अभी असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, क्या कुछ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने इसको डायमंड इंडस्ट्री को कहीं लिया है एजेंडे में अपने? सब राजकीय पक्ष ने थोड़े थोड़े मूवमेंट अपने चुनावी एजेंडा में छोटी छोटी बात ली है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के जो मेन डिमांड है कि यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी सेल अलग से होना चाहिए डायमंड इंडस्ट्री के लिए। कारण कि कोई भी जब कोई घटना होती है तो ये बहुत कीमती चीज़ है और एक छोटी सी पैकेट के अंदर आप करोड़ों रुपया का माल हेरा फेरी कर सकते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hello and welcome to this special program of India Interacts. The most recent addition to that concept is the whole issue of financial inclusion. There cannot be a common minimum program so far as economic agenda are concerned. We can have debates in parliament, it should be on issues, not on party position. Watch India Interacts only on Rajya Sabha television. जिंदगी से एक मुसलसल लड़ाई, हर सांस के साथ एक उम्मीद, लेकिन उम्मीद के नाम पर सिर्फ आश्वासन। ये तेरा घर, ये मेरा घर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में हमारी ये खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमक सत्याग्रह के लिए मशहूर डांडी आज बुनियादी सुविधाओं की कमी का शिकार है। लोगों का आरोप है कि हर चुनाव में नेता वादा तो करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। डांडी 5 अप्रैल 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यही नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत के नमक कानून का विरोध किया था। लेकिन आजादी आंदोलन का गवाह रहा ये इलाका आज बदहाली का शिकार है। यहाँ के लोग इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आज दिन तक किसी बड़े यहाँ आए ही नहीं, और ज्यादातर हमारे गुजरात से तो कोई आए ही नहीं। करना है गुजरात को, लेकिन वो लोग यहाँ आते ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ। हमको लगता है कि वो लोग को रस ही नहीं है बापू के अंदर। बड़ी तादाद में आने वाले पर्यटक बापू के आश्रम की हालत देखकर दुखी हैं। इनका आरोप है कि ऐतिहासिक महत्व के इस इलाके में विकास ना के बराबर हुआ है। 2 अक्टूबर हुआ तो 2-4 लोग आ गए और फिर उसके बाद में पूरे साल कहीं पता ही नहीं चला कुछ। ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट पास कर दिया और बस नाम के लिए पास कर दिया, बाकी तो यहाँ कुछ है ही नहीं। जैसे हमने किताबों में पढ़ा था कि डांडी जी यहाँ पर आए थे, अनशन पर थे, और तमाम जो है इस पर वो चीज हम लोग सुन कर यहाँ करके देखे तो मतलब यहाँ कोई उस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं देखा हमने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम की देखरेख का जिम्मा पुरातत्व विभाग के पास है, लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से आश्रम और इस इलाके की हालत जर्जर है। इस चुनाव में लोग इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2012 में आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ ऐसी खबरों पर जो आज दिन भर की सुर्खियां रही। नमस्कार। गुजरात में दूध उत्पादन से जुड़े कई लोग इस बार चुनाव मैदान में हैं। अमूल अध्यक्ष राम सिंह परमार और उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। राम सिंह खेड़ा जिले के थासरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं राजेंद्र सिंह परमार आनंद जिले की बोरसाद से लड़ रहे हैं। पंचमहाल की मशहूर डेयरी पंचामृत के अध्यक्ष जेठा भारद्वाज को बीजेपी ने सहरा से टिकट दिया है। इन तीनों ने 2007 चुनाव में जीत हासिल की थी। गुजरात परिवर्तन पार्टी की उम्मीदवार जागृति पांड्या ने बीजेपी पर हरेन पांड्या का पोस्टर हटाने का आरोप लगाया है। जागृति पांड्या का कहना है कि उनके पति के पोस्टर को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फाड़ा है। अहमदाबाद के एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ रही जागृति पांड्या ने हाल ही में दफ्तर खोला था और चुनावी पोस्टर में पति की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। हरेन पांड्या बीजेपी के नेता थे जिनकी हत्या हो गई थी। 3 करोड़ 80 लाख मतदाताओं वाले राज्य गुजरात में कई इलाके ऐसे हैं जहां महज 100 वोटर हैं, लेकिन जूनागढ़ के गिर के जंगल में बसा बानेज गांव इस मामले में अनूठा है। बानेज में सिर्फ एक मतदाता है, महंत भारतदास। चुनाव आयोग महंत भारतदास को भी मतदान करने का पूरा मौका देता है। उनके लिए ईवीएम सहित पोलिंग एजेंट बानेज में तैनात किए जाते हैं।